हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेमरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों केमिस्ट्री क्लास 12th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 की बच्चों, जिसका नाम है सॉल्यूशन, है ना, विलियन। ठीक है बच्चों, तो अब देखने वाले हैं हम इसमें कि इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि मैं आपके लिए इतने बेहतरीन वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। हर एक चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों की मैं श्रृंखला लेकर के आया हूँ। लेकिन इस बात का भी खेद है बच्चों कि इसकी पीडीएफ नहीं बना पा रहा हूँ मैं, पीडीएफ नहीं प्रोवाइड हो पा रही है, इसलिए मुझे बहुत खेद है। तो आप क्या काम कीजिएगा, आप इसे वीडियो से ही एक नोट्स बना लीजिए और उससे पढ़िए। अब आपके पास एग्ज़ाम के लिए कम समय है, लेकिन मटेरियल बहुत ज़्यादा है पढ़ने का, तो उस मटेरियल को मैंने कम करने की कोशिश किया है। क्योंकि कहीं पर भी आप यूट्यूब पर चले जाए या कहीं पर भी चले जाए, आप कोई भी नोट्स खरीद लें, उसमें इतना बेहतरीन रूप से नहीं दिया हुआ है। नहीं, अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो आंसर नहीं, और आंसर मिलते हैं तो सही आंसर नहीं मिल पाते हमको, है ना। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर सम्मिलित किया हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, सन भी दिया गया है, देखो कुछ कुछ पीडीएफ में तो यहाँ पर सन भी दिए गए हैं, और लगभग बहुत कुछ वीडियो में सन भी दिए गए हैं कि कौन से सन में पूछे गए हैं। तो ये आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिल रही है। आप इसके नोट्स बना लीजिए। अगर आप, मैं इस बार परफेक्ट 100% श्योर हूँ कि अगर आप 100% मार्क लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो से पढ़ ले बस। अगर इन वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं आप इनको पढ़ लीजिए, इन्हीं से क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है बच्चों, नया वाला ब्लूप्रिंट भी आपके सामने आ चुका है, जिस भी ब्लूप्रिंट के हिसाब से कुछ जैसे विकल्प वाले क्वेश्चन छूट रहे हैं तो उनको छोड़ना नहीं है। क्यों छोड़ना नहीं है? तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर न्यू ब्लूप्रिंट में तो कहीं पर क्वेश्चन सर बड़े क्वेश्चन नहीं है, छोटे क्वेश्चन है। हाँ, तो जिस प्रकार से बड़े क्वेश्चन नहीं होगा तो उनको छोड़ देना, लेकिन कई क्वेश्चन यानी कहना चाहिए यूनिट में विकल्प नहीं है सर, ऑप्शनल नहीं आ रहे वहाँ के, तो सर ये आपने ऑप्शनल दिए। तो बच्चों ये ऑप्शनल इसलिए दिया हूँ मैंने क्योंकि ये ऑप्शनल जब बड़े वाले क्वेश्चन करते हैं तो उसमें कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न छुपे हुए रहते हैं, तो वहाँ पे ये आंसर से मैच करते हैं। इसलिए बच्चों मैंने आपको ये भी प्रोवाइड किया है। तो आप इन वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़ें। मैं बहुत ही धीरे धीरे इसको समझाऊंगा, आप इसको पढ़ते जाए और आप 100% लाने की तैयारी में पूरे जुड़ जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए चालू करते हैं आज की वीडियो। हाँ, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे इस चैनल में जुड़े हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को इनेबल कर ले। ठीक है बच्चों, तो चलो चालू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपके सामने दिया गया है, ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 का सॉल्यूशन है ना, चैप्टर नंबर 2 जिसको सॉल्यूशन है विलियन जिसका है। देखो परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर है यहाँ पर। चलिए चालू करते हैं। देखो पहला प्रश्न दिया गया है, थोड़ा सा और इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब आगे बढ़ेंगे हम। तो पहला वाला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। पहला वाला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया बच्चों यहाँ पर? पहला वाला क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, एक मोलल जलीय विलयन में विलय का मोल भाजक क्या प्रभाज है? तो मोल प्रभाज होगा, पहला क्या दिया गया है 1, सेकंड दिया गया है 1.8, थर्ड दिया गया है 18 और फोर्थ दिया गया है 0.018। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों लास्ट वाला, हमारा चौथा वाला होगा 0.018। देखो इसका आंसर भी यहाँ पर हमारे पास गिवन है, मतलब कि क्वेश्चन भी दिए गए, आंसर भी दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। देखो ये सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन कब कब आ गया? 2014, 2016, 2017 में आया। शुद्ध जल की मोलरता होती है, तो शुद्ध जल की मोलरता होती है, पहला ये आ गया हमारे पास 55.56, सेकंड दिया गया 5.556, थर्ड दिया गया 0.18 और फोर्थ दिया गया 0.018। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर होने वाला है फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट हो जाएगा 55.56। ठीक है बच्चों, देखते हैं थर्ड। थर्ड क्या दिया गया हमारे पास? 0.2 MHSO विलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर होगी। देखो ये 2017 में क्वेश्चन किया गया था। इसमें क्या क्या विकल्प दिए गए हैं? 21.4, सेकंड दिया गया है 39.2, थर्ड दिया गया 9.8, फोर्थ दिया गया है 19.6। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है बच्चों वो हो जाएगा हमारे पास 19.6। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें थोड़ा सा और ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं हम इसका। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा? देखिए 2017 में आया था, तो देखो इसका विकल्प दिया गया है 0.1 MbAcl2 विलियन, दूसरा दिया गया है 0.1 मोल फिनाल विलियन, तीसरा दिया गया है 0.1 M सुक्रोज विलियन और फोर्थ दिया गया 0.1 M सोडियम क्लोराइड विलियन। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा 0.1 मिलियन
BaCl2 विलियन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पर। क्या कहता है, दो द्रवों P एवं, है ना, P एवं क्या दिया गया है, Q होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये P एवं Q होना चाहिए। ये मैं इसको राइट कर देता हूँ आपके सामने, ये Q होना चाहिए। ठीक है, ये Q है, ये Q होगा, ये वाला। ठीक है, Q के वाष्प दाब क्रमशः 80 मिलीमीटर एवं 60 मिलीमीटर है। P के 3 मोल तथा Q के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प होगा। देखो ये 2014 में आया था, तो इसका विकल्प दिया गया बेटा हमारे पास 140 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 68 मिलीमीटर, 72 मिलीमीटर। इसका राइट आंसर होगा 72 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म है। तो ये देखो 2015 में पूछा गया था। ये क्या है, श्यानता, परासरण दाब, प्रकाशिक घूर्णन और लास्ट दिया गया है पृष्ठ तनाव। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला बच्चों वो क्या होगा, परासरण दाब होगा। वो क्या होगा आपका, परासरण दाब होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम इसमें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो देखो बच्चों ये 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तब देखो इसका क्या दिया गया है, बाह्य सह अवमनन अवनमन, उसके बाद हिमांक अवनमन, पृष्ठ तनाव और परासरण दाब। तो इसका राइट आंसर होने वाला है पृष्ठ तनाव। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कहता है, निम्न में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होता है। देखो ये 2017 में पूछा गया था हमारे पास। पहला है 1% ग्लूकोज, दूसरा है 1% NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद देखते हैं 1% CaCl2, है ना, कैल्शियम क्लोराइड, और 1% क्या दिया गया, सुक्रोज। तो इसका राइट आंसर होगा 1% CaCl2, है ना, ये होगा कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्न में से या निम्न के 0.1 मिलियन जलीय मोलल विलयन में न्यूनतम हिमांक किसका है। तो देखो ये 2009 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो पहला क्या है, पोटेशियम सल्फेट, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा है यूरिया और चौथा है ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर होने वाला बच्चों पोटेशियम सल्फेट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, 12.0 ग्राम यूरिया को 1 लीटर जल में घोला गया तथा 68.4 यानी कि अगर देखिए 68.4 ग्राम सुक्रोज को 1 लीटर जल में घोला गया। यूरिया विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन होगा। तो ये देखो ये कब पूछा जा चुका है हमारे पास, ये पूछा जा चुका है बेटा 2012 में। तो पहला विकल्प दिया गया है सुक्रोज विलयन की अपेक्षा अधिक, दूसरा दिया गया है सुक्रोज विलियम की अपेक्षा कम, सुक्रोज विलियम की अपेक्षा दुगुना, और लास्ट दिया गया है सुक्रोज विलियम के बराबर। तो इसके का जो राइट आंसर होने वाला है फर्स्ट होगा बेटा सुक्रोज विलियम की अपेक्षा अधिक, है ना, सुक्रोज विलियम की अपेक्षा अधिक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है, किस सूत्र का द्वारा मोलर उन्नयन स्थिरांक के ए की गणना की जा सकती है। देखो ये 2017 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है बेटा। इसका राइट आंसर होना चाहिए, इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, m/TB/W/1000/W। ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है ये। उसके बाद देखेंगे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है। तो देखिए 2010 में पूछा गया और 2016 में पूछा गया है। फर्स्ट क्या है, पोटेशियम क्लोराइड विलयन, सेकंड है स्वर्ण विलयन, थर्ड है मैग्नीशियम क्लोराइड विलियम, और लास्ट दिया गया है एल्यूमिनियम सल्फेट विलियन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है सेकंड क्या है, स्वर्ण विलियन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 2013 में ही पूछा जा चुका है, ये 13वां प्रश्न है। किसी विलयन का परासरण दाब किस संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका विकल्प दिया गया बेटा फर्स्ट P=, है ना, P=RT/C। सेकेंड दिया गया P=RCT/R। थर्ड दिया गया है P=RC/T, और लास्ट दिया गया बेटा P/C=RT। तो इसका राइट आंसर फोर्थ ही वाला होने वाला है, P/C=RT। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित विलयनों में सर्वाधिक परासरण दाब किसका है। तो देखो ये 14 में पूछा जा चुका है। अब देखो कि यहाँ पर जो परासरण दाब है किसका अधिक है ना, निम्नलिखित जो विलयन दिए गए हैं उनमें परासरण दाब किसका अधिक है। हम देखते हैं सर्वाधिक की बात किया गया है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है सेकंड 1MnH43PO4। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15 में, समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपरासरी है। तो समपरासरी है, ये है 2012 में
आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो 2012 में आया गया था, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा फोर्थ वाला, है ना। इसका राइट आंसर कितना है, फोर्थ वाला है। आप इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है यहाँ पर, गन्ने की शक्कर, है ना, क्या बोलता है, गन्ने की शक्कर जिसका अनुभार कितना होता है 342, ठीक है, का 5% विलियन पदार्थ एक्स के 1% विलियन के समपराशरी है पदार्थ का एक्स अनुभार है। तो एक्स अनुभार क्या होगा, देखो 2013 में पूछा जा चुका सवाल है। तो देखिए इसका पहला जो दिया गया है वो कितना है 68.4, सेकंड दिया गया है 171.2, थर्ड दिया गया 136.2, फोर्थ दिया गया 34.2। तो इसका राइट आंसर होने वाला बेटा 68.4। आगे बढ़ते अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किसी विलियन में विलेय तथा विलायक क्या होते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। किसी विलियन में विलेय तथा विलायक क्या होंगे, तो आंसर हो जाएगा इसका विलियन वह क्या कहता है कि विलियन का वह अवयव जो द्रव्यमानुसार अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं, सीधी सी बात है। जबकि दूसरा अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि एक बीकर ले लेते हैं, इस बीकर में हमने बोला पहले यहाँ पर लिक्विड ले लिया, द्रव ले लिया, ठीक है, जिसको हम अगर मैं बोलता हूँ ये पानी है। अब मैं क्या बनाने वाला हूँ, चाशनी बनाने वाला हूँ, ये है ना, चाशनी बनाने वाला हूँ। तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर मैं कुछ शक्कर के अणु लूँगा, है ना, यहाँ पर शक्कर के अणु लेने वाला हूँ, तो यहाँ पर शक्कर के अणु मिला देते हैं हम, ठीक है। ये बच्चों शक्कर के अणु मिला दिए। तो देखो यहाँ पर किसकी मात्रा अधिक है, जल की मात्रा अधिक है, और शक्कर की मात्रा कैसी होगी, कम। तो यहाँ पर जल क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर जल हो जाएगा विलायक, है ना, और शक्कर क्या हो जाएगी, विलेय हो जाएगा, ठीक है। इस विलियन में जल विलायक और शक्कर क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 में कि 0.25 एन क्या है ऑक्सैलिक अम्ल विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर कुछ देखो ये 2009 में भी आया है और संकेत दिए गए हैं C=12, O=16 और H=1। C मतलब कार्बन, O मतलब ऑक्सीजन, H मतलब हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या हो जाएगा इसका हल, ऑक्सैलिक अम्ल, देखो ऑक्सैलिक अम्ल का फार्मूला दे दिया गया है COOH, है ना, 2 का तुल्यांकी भार कितना होता है 63 होता है, तथा अनुभार कितना होता है 126 होता है। तो आज ऑक्सैलिक अम्ल की मोलरता बराबर क्या होगी, नार्मलता गुना तुल्यांकी भार अपान अनुभार, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए नार्मलता कितनी हो गई इसकी, अगर हम नार्मलता की बात करेंगे तो नार्मलता हो जाएगी 0.25। देखो यहाँ पर दिया गया है, ये नार्मलता दी गई है हमारे पास 0.25, ठीक है, इंटू 63 क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार हो जाएगा, अपान कितना होगा, अनुभार कितना है 126 126 है। अब देखिए अगर आप इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.125, है ना। अब इसको अगर आपको हल करते ही नहीं आता है तो हल करने का जो सही तरीका होता है वो सही तरीका क्या है, तो आपको बता दूं मैं। यहाँ पर अब इसको मल्टीपल कर दीजिएगा, मल्टीपल यानी इन दोनों को मल्टीपल कर दीजिएगा, मल्टीपल करने के बाद इसे डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, और ये M मोलरता, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 2017 में पूछा जा चुका क्वेश्चन, देखो ये 2017 में आया था। क्या बोलता है, किसी पदार्थ का एक मोल 500 मिलीलीटर जल में घुला गया है ना, विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, है ना। तो अब देखो कि मोलरता ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा कि क्या बोलता है, एक पदार्थ का एक मोल 500 मिली जल में घुला गया, एक मोल कितने मिली जल में घुला गया, 500 मिली जल में घुला गया, विलियन की मोलरता ज्ञात करना है। तो मोलरता इज इक्वल टू कितना होगा, अब देखो मोलरता इज इक्वल टू, अब बोला था एक मोल, है ना, एक मोल किस में घोला गया था, एक मोल 500 मिलीलीटर, तो 500 बटे में आ जाएगा, मिलीलीटर बोला गया था, इसलिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना बोला जाएगा, 2 मोल आ जाएगा, ठीक है बच्चों, इसका आंसर 2 मोल आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, कितना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये भी 2017 में पूछा जा चुका है। क्या कहता है, 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है, विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। जी 2017 में पूछा गया था। तो भैया विलियन की मोलरता इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पदार्थ में मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, विलायक का भार केजी में। तो देखिए यहाँ पर 0.1, देखो ये मोल दिया गया है, मोलों की संख्या, देखो ये मोलों की संख्या दे दी गई ना, 1/10 था, तो 1/10 को हम लिख सकता हूँ 0.1 इंटू ये कितना हो जाएगा 1000, अपान कितना हो जाएगा, ग्राम कितना दिया गया है 100। जब इसको सॉल्व करेंगे अब तो कितना हो जाएगा 1 मोल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया हमारे पास H2SO4 का एक नमूना 94% है और उसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर है।
अब क्या कहता है कि इस विलयन की मूलता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ हिंट दिए गए हैं, एस इज इक्वल टू 1, ओ इज इक्वल टू 16 और एस इज इक्वल टू 32। ये हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था बेटा 2017 में। देखो हल में देख लीजिएगा, 100 मिली, देखो हल में क्या दिया गया है कि 100 मिलीलीटर में H2SO4 का भार कितना हो जाएगा, H2SO4 का हो जाएगा 94 ग्राम हो जाएगा। अब देखते हैं 100 मिलीलीटर नमूने का भार, आयतन गुना घनत्व। तो अब आयतन कितना दिया गया है, देखो आयतन यहाँ पर दिया गया है हमारे पास। अगर हम आयतन की बात करें तो 100 हो जाएगा। और देखिए घनत्व कितना दिया गया है, ये दिया गया घनत्व 1.84। तो 1.84 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 184 ग्राम हो जाएगा। फिर नमूने में विलायक की मात्रा है ना, नमूने में विलायक की मात्रा। अब नमूने में विलायक की मात्रा देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नमूने का भार है ना, नमूने का भार माइनस H2SO4 का भार। तो जब इसको मैं हल कर दूंगा तो इसका आंसर हो जाएगा 90 ग्राम हो जाएगा। इज इक्वल टू, अगर इसको अगर हम किलोग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे कितना हो जाएगा, 0.09 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, यही इसका राइट आंसर नहीं होगा। अभी तो आगे बढ़ेंगे। तो अब देखो कितना निकाल दिया था H2SO4 का अनुभार। अब H2SO4 का अनुभार अगर निकालेंगे तो H2SO4 का, देखो H2SO4 है, देखो ये टू है तो 2 का मल्टीपल है। अब H का जो अगर हम मान देखें तो 1 था। देखो यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ भी है संकेत के रूप में, अब देखेंगे तो ये संकेत के रूप में लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एस की वैल्यू कितनी हो गई, 32 हो गई प्लस, अब देखो ये 4 है, देखो 4, ये 4 था तो 4 हो गया। अब ओ की वैल्यू 16 है, 16 लिख दिए। जब इसको सभी को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। 98 कैसे होगा, तो देख लीजिए 2 इंटू 1 मतलब 2 हो जाएगा। देखो मैं इसको यहाँ पर हल करके बता देता हूँ आपको। इज इक्वल टू 2 इंटू 1 हो जाएगा बेटा 2, फिर क्या हो जाएगा प्लस, अब ये 32 हो जाएगा, ये 32, फिर प्लस, अब कितना हो जाएगा देखो, अब 4 इंटू 16 है ना, तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 हो जाता है, ये हो जाएगा हमारा 64। जब इसको ऐड करोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, 32, तो ये हो जाएगा 34, 4 4 8 और 6 और 3 9, ठीक है, तो 98। ठीक है बच्चों, तो अब देखो मोललता, तो मोललता इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, H2SO4 के ग्राम अणुओं की संख्या बटे विलायक की मात्रा किलोग्राम में। ठीक है, तो अब देखो इसकी वैल्यू रख दी है यहाँ पर और इसका जो आंसर निकाल दिए, आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर आ जाएगा 10.65। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है हमारे पास यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया बच्चों यहाँ पर कि 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में विलय किया गया, प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए, है ना। अब देखो यहाँ पर Na की वैल्यू दिया गया है, Cl की वैल्यू दिया गया है और ये क्वेश्चन बेटा 2013 में पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका हल, सोडियम क्लोराइड के वे ग्राम अणुओं की संख्या निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है सोडियम क्लोराइड का भार बटे सोडियम क्लोराइड का सूत्र भार। ठीक है, अब देखिए इज इक्वल टू, अब देखिए सोडियम क्लोराइड का भार दिया गया है हमारे पास, ये दिया गया है और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र भार, तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र भार होता है बेटा 58.5। जब इसको आप हल करेंगे तो 1/4 मोल, 1/4 मतलब 1/4 भाग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए विलयन की मोलरता, अभी विलयन की मोलरता क्या हो जाता है, इज इक्वल टू विलय के ग्राम अणुओं की संख्या बटे विलायक का भार केजी में। तो देखिए यहाँ पर हम अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, विलय के ग्राम अणुओं की संख्या, विलय के ग्राम अणुओं की संख्या हमने कितने निकाल दिए हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 और विलायक का भार 1/4 इज इक्वल टू, जब दोनों कॉल करेंगे तो 1 मोल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 7 में एक विलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml है ना जल में घोला गया है, इसकी मोलरता एवं नार्मलता की गणना कीजिए। देखो ये 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए बच्चों यहाँ पर मैं आपको के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी ऐड किया हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, हर प्रकार के क्वेश्चन को ऐड किए गए हैं यहाँ पर। देखो ये 2017 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो रही है बच्चों आपके लिए ये। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप 100% अपने आप पेपर को हल करेंगे और 100% मार्क लाएंगे। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही लिख करके आइएगा। तो इसका आंसर देख लीजिए कैसा लिखा गया है कि NaOH की मोलरता इज इक्वल टू NaOH के मोलों की संख्या इज अपॉन विलियन का आयतन, विलियन का आयतन लीटर में हो जाएगा। तो देखो अब क्या हो जाएगा, NaOH के मोलों की संख्या इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40/40 हो जाएगा, अपान में कितना हो जाएगा 50/1000 हो जाएगा, 500/1000 हो जाएगा, इज इक्वल टू अगर देखेंगे तो 1/0.5 निकाल देंगे। अब इसको जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 10/5 और 10/5 मतलब 2 मोल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब क्या कहता है, राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम लिखिए, इसकी सीमाएं भी लिखिए। ये देखो, ये कब कब पूछा जा चुका है, ये 2009, 2011 और 2016 में पूछा जा चुका है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब राउल्ट का नियम लिखने बोला है, वाष्पदाब का नियम। तो राउल्ट का वाष्पदाब का नियम क्या होता है, राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन, है ना, राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन के वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका फार्मूला क्या है, P माइनस पी एस अपन पी इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। ये आपको फार्मूला याद रखना है। इसका नियम भी बहुत इजी है कि किसी विलेय के वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, है ना, किसी विलेय के वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन विलियम क्या है, विलेय पदार्थ के मोल के प्रभाज या मोल प्रभाज के बराबर होता है। आपको ये राइट याद रखना है। जहाँ पी तथा पी एस क्रमशः, जहाँ क्या क्या दिया गया है, जहाँ पी तथा पी एस क्रमशः विलायक और विलयन के वाष्पदाब है और N1 और N2 क्रमशः विलेय और विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। अब देखिए, ये राउल्ट का नियम लिखने बोला था हमको, तो राउल्ट का नियम लिख चुके हैं हम। अब इसकी सीमाएं देख लेते हैं। सीमाएं दी गई है यहाँ पर बच्चों, 4 सीमाएं दी गई है। पहली सीमा याद रख लीजिएगा कि राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियमों से विचलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा क्या दिया गया है कि यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। थर्ड, अगर हम बात करें तो वैद्युत अपघटियों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। और फोर्थ देखिएगा आप, तो जो पदार्थ विलयनों में सुगणित हो जाते हैं, उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दिया गया है, साधारणतः किसी विलायक में विलेय के घोलों पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, क्यों, उचित कारण दीजिए। देखिए, ये 2011 में दिया गया है। अब देखो, 2011 में दिया गया है, तो किसी विलायक, इसका आंसर देख लेते हैं। किसी विलायक के में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर विलयन का वाष्पदाब कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, क्या कहता है, एक अवाष्पशील विलेय को किसी विलायक में मिलाने से उसका वाष्पदाब कम क्यों हो जाता है। देखिए, 2012 में पूछा जा चुका है। तो क्या बोलता है कि किसी अवाष्पशील विलेय को किसी विलायक में मिलाने से उसका वाष्पदाब क्यों कम हो जाता है। तो देखो, इसका आंसर क्या होने वाला है, किसी द्रव में उपस्थित अणु प्रत्येक दशा में गतिशील होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। फिर क्या कहता है, सतह के अणुओं की गतिज ऊर्जा अन्य अणुओं की अपेक्षा अधिक होती है, अतः ये अणु द्रव की सतह से वाष्प के रूप में पृथक हो जाते हैं। अणुओं की यह प्रवृत्ति निर्गामी प्रवृत्ति कहलाती है। वाष्प के ये अणु सतह पर दाब डालते हैं, जिसकी वाष्पदाब या हम कह सकते हैं जिसको वाष्पदाब कहते हैं। किसी द्रव या विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर द्रव के अणुओं की यह निर्गामी क्या है प्रवृत्ति घट जाती है, क्योंकि विलेय पदार्थ द्रव के अणुओं पर एक प्रकार का अवरोध उत्पन्न करता है, अतः द्रव का वाष्पदाब घट जाता है। इसीलिए विलयन का वाष्पदाब विलायक के वाष्पदाब से सदा कम रहता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया हमारे पास, दो द्रवों ए तथा बी के वाष्पदाब क्रमशः 80 mm और 60 मिलीमीटर, ठीक है ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्पदाब क्या होगा। देखिए, 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए, इसका आंसर जो होगा, हल देखो क्या क्या कहा है कि कुल दाब निकाल दिए सबसे पहले। तो कुल दाब क्या हो जाएगा, पी ए डैश प्लस पी बी डैश, कुल लाभ हो जाएगा। अब पी ए डैश निकाल लेते हैं। तो पी ए डैश कैसे निकलता है, पी ए डैश इज इक्वल टू पी ए इंटू एक्स है इज इक्वल टू, अब देखो पी ए की वैल्यू हमारे पास है, पी ए की वैल्यू देखो यहाँ पर दिया गया वाष्पदाब 80 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये लिख दी 80 इंटू, अब देख लीजिए एक्स ए कैसे निकालेंगे, तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब एक्स ए क्या निकाल देंगे हम, बोलो जल्दी से यहाँ पर कि पहले ए का मोल है ना, ए के मोल और बटे में क्या लिख देंगे, ए का मोल धन बी का मोल, ठीक है। तो ये दोनों क्लियर हो गई, तो इन दोनों को लिख दिया हमने। अब इसको हम हल करेंगे, तो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 मिलीमीटर। देख लीजिए हल किस प्रकार से किया गया है, यहाँ पर दिया गया सब। अब देखिए पी बी डैश निकालेंगे तो सेम उसी प्रकार से पी बी डैश इज इक्वल टू पी बी इंटू एक्स बी, इससे इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। अब देखिए दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों का राइट आंसर क्या हो जाएगा 72 मिलीमीटर, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं अब देखिए उसके बाद क्या है, प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 क्या दिया गया है कि कहता है ग्राम अणु का उन्नयन स्थिरांक
तथा ग्राम अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। देखिए 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए क्या कहता है, ग्राम उन्नयन स्थिरांक की डेफिनेशन दी गई है। तो ये कहता है कि किसी विलायक के 100 ग्रामों में किसी अवाष्पशील विलेय या वैद्युत अनअपघट्य के 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वह उस विलयन का ग्राम अणु को क्या है, उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसे के या के बेस में 100 से व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो ग्राम अणु का अवनमन स्थिरांक ये क्या होता है, तो किसी अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम अणु है ना, 1 ग्राम अणु के को 100 ग्राम विलायक में घोलने पर विलायक के हिमांक में जो अवनमन होता है उसे विलायक का ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 कब कब पूछा जा चुका है, तो ये पूछा जा चुका है बच्चों, आप देखेंगे तो ये पूछा जा चुका है 2015 और 2016 में पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, तो इसका मैथमेटिकल पार्ट देखिए, मैं हर क्वेश्चन को पूरा पूरा कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए पूरा पूरा दिया गया है यहाँ पर, तो आप इन क्वेश्चनों को अपनी नोट्स बना लीजिए, बहुत ही बेहतरीन नोट्स बना लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप 100% मार्क लाएंगे ही लाएंगे, मैं लिख करके दे सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या है, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलियन का क्वथनांक कितना है, 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सी और सी ओ अगर आप देखेंगे तो सी ओ और एच की वैल्यू दी गई है 2015 और 2016 में पूछा जा चुका है। अब देख लीजिए इसमें फार्मूला डेल टी बी और के बी की वैल्यू फार्मूले के यूज़ किया गया है और इससे इसको हल किया गया है। तो इसका राइट आंसर निकाल दिया गया है 0.51 डिग्री सेल्सियस प्रति मोल। ठीक है बच्चों, इसको देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, बहुत ही ईजी है। देख लीजिए, मैं आपको अब इतना सारा पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मैथमेटिकल इंडक्शंस है, आप इनको देखते चलिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। देख लीजिए इसका हल, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा इसका हल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 15 बहुत बार पूछा जा चुका है। क्या बोलता है, वांटाप गुणांक क्या है, वांटाप गुणांक क्या है, 0.1 बोलल CaNCA ब्रिकेट ऑफ NO3 ब्रिकेट क्लोज टू के विलियन के क्वथनांक की गणना कीजिए। जल के लिए KB इज इक्वल टू 0.52 kg मोल इनवर्स। ये कब पूछा गया है, देखिए 2015 में पूछा जा चुका है ना, 2015 में पूछा जा चुका है। इसका आंसर भी मैंने देखो आपके सामने पूरा रख दिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और अपनी नोट्स बना ही लीजिए और बनाने के साथ साथ पढ़ते भी रहिए। नोट्स बनाने से मतलब भी नहीं है, अब पढ़ते रहना है सबसे ज़्यादा, है ना, पढ़ते रहो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 16 आ गया हमारे पास। क्या कहता है कि परासरण क्या है, परासरण दाब के लिए व्यंजक, ये देखो 2012-2014 में पूछा जा चुका है। अब देखिए 2012-2014 में पूछा जा चुका है, इसका आंसर भी हमारे पास पूरा पूरा लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। देखो 2010 में पूछा जा चुका है, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्या कहता है, परासरण तथा विसरण क्रिया में विभेद कीजिए, है ना। ये क्वेश्चन मिल नहीं पाते हमको अच्छे से, तो मैंने बहुत ही मेहनत किया है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर परासरण क्रिया, है ना, परासरण क्रिया और विसरण क्रिया में डिफरेंस दे दिया गया है। देखो फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस, यानी कि 4 अंतर दिए गए हैं यहाँ पर। आप इनको देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, है ना। वीडियो को पॉज करते रहिए और आप लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, और नोट्स नहीं बनाते हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर वीडियो को भी बार बार रिपीट करके पढ़ते रहिए और देख देख के पढ़ भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या कहा गया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 18, समपरासरी विलयन किसे कहते हैं। देखो 2009 में पूछा जा चुका है। कई बार ऐसा होता है कि सर ये तो 2009 में पूछा जा चुका है, क्या 2021 में पूछा जाएगा। अरे हाँ, क्यों नहीं पूछा जाएगा। ये कई क्वेश्चंस क्या होते हैं, बहुत पुराने साल के भी उठा करके पूछ लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ क्या दिया गया है, और इस बार मैं बता दे रहा हूँ आपको कि एनसीईआरटी पैटर्न पूछा जाएगा। एनसीईआरटी पैटर्न पूछा जाएगा, इसका मतलब समझ लो कि ये 100% आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका आंसर दे दिया गया है यहाँ पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18 में, ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो, और क्या कहता है, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। 2 समपरासी विलयनों को अर्धपरागम्य झिल्लियों द्वारा पृथक करने पर परासरण नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ये भी 2016 में पूछा जा चुका है, देख लीजिए 2016 में आया है ये भी क्वेश्चन, आप इसको भी पढ़ लीजिए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 को अगर हम देखेंगे तो देखिए ये भी 2017 में पूछा जा चुका है। क्या कहता है, 27 डिग्री सेल्सियस पर डेसी मोलर यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। R इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास यहाँ पर, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं लघुत्तरी क्वेश्चंस, है ना। अब लघुत्तरी क्वेश्चन पर आ गए हम। तो लघुत्तरी में देख लीजिए प्रश्न क्रमांक जो 1 है वो देखिए क्या कहता है, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। ये 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए इसका मैथमेटिकल इंडक्शंस आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है। ये तो पहला देखो पहला आ गया, ये एक आंसर ये है हमारे पास। आगे बढ़ोगे तो दूसरा आंसर ये है। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो को पॉज करते रहिए और बनाते जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ये 2015 में पूछा जा चुका है। क्या कहता है, 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल एल्कोहल मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही ईजी तरीके से किस प्रकार से लिखना है, क्या लिखना है, सब दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो लिख लीजिएगा। फर्स्ट आंसर तो आपका ये हो गया, ये फर्स्ट आंसर हो गया और ये सेकेंड आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यूरिया का एक विलयन भारानुसार 6 डिग्री है विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। यूरिया का अनुवाद दिया गया हमारे पास 60। ये देखो ये 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, देखिए इसका हल दिया गया है यहाँ पर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया। तो वीडियो को पॉज करते रहिए और आप लिखते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें जल का मोल प्रभाव 0.85 है ना। ये 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो देखिए जल का मोल प्रभाव दिया गया हमारे पास। आगे बढ़ते जाते हैं, और यदि आपको देखो इसको आप बना लीजिएगा। यहाँ पर इसका आंसर दे दिया गया, देख लीजिए मैंने आंसर भी रिप्रेजेंट किया गया हूँ यहाँ पर। और जिन बच्चों को विगत 5-6 साल के प्रश्न पत्र चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाए और वहाँ पर ओल्ड प्रश्न पत्र डले हुए हैं, आप उनको देख ले। तो वहाँ पर ओल्ड प्रश्न पत्र डाला हूँ मैंने, आप वहाँ से देख करके ओल्ड प्रश्न पत्र भी देख सकते हैं 2015 से लेकर के 2021 तक के। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, बेंजीन के एक विलयन में है ना L2 क्या है I2 घुली है विलियन में। I2 का मोल प्रभाव 0.25 है। विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका बेटा। देखिए इसका हल, देखिए यहाँ कंप्लीट हल दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करते रहो और बनाते रहो। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखेंगे तो कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 6 भी 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को पॉज करते रहिए और इसको लिख लीजिए, क्योंकि पीडीएफ मैं प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ बच्चों की, इसकी पीडीएफ नहीं बन पा रही है मुझसे, है ना। और पीडीएफ बन ही नहीं पा रही है इसकी, तो हो ही नहीं पा रहा है। जैसे पीडीएफ बन पाती है मैं आपको ये प्रोवाइड ज़रूर कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 7 मैं ज़रूर ऐड कर दूंगा, इसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा अगर जैसे ही प्लेलिस्ट में अगर बन पाता है तो। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी कब आ चुका है, 2017 में पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए ये भी 2015 में पूछा जा चुका है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, ये 2016 में पूछा गया बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न पर। तो दीर्घोत्तरी प्रश्न क्या हो गया, देखो इसमें क्या दिया गया है कि एक ठोस की किसी द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो देखिए उत्तर दिया गया है यहाँ पर बहुत अच्छे से। वीडियो को पॉज करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ वीडियो सभी को पसंद आई होगी। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए जुड़े हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को और वीडियो को पढ़ते रहे, इससे आप 100% मार्क लाने में सफल होंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।